दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसकी 7th है एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल फिनिश हो चुके थे। अब बारी आई 7th बी की। तो इसके एग्जाम्पल समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। इस 7th बी में क्या बताया गया है आपको? 7th बी में बताया गया है दो चर वाले वार्तिक प्रश्नों का युगपत समीकरणों द्वारा हल। तो इसका मतलब क्या होता है? दो चर का मतलब क्या होता है? हमने बताया था वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। यानी चर क्या होता है, अचर क्या होता है। देखिएगा, अचर संख्याएं क्या होती? अचर, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है जी कांस्टेंट? यानी 1 2 3, ठीक है, 10 100, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर्स हो, वो सब अचर कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। अच्छा, चर क्या होता है? इसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं ये वेरिएबल? वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई जेड या पी क्यू आर ए बी सी, ये सब आपके वेरिएबल हैं। यानी कि ये बेसिकली ये अक्षर जितने होते हैं सारे नंबर्स हमारे अक्षर संख्या कहलाती हैं। और अक्षर क्या होता है? जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, यानी दो अक्षर वाले, दो चर समझ में आ गया। यानी कि कोई भी एक्स वाई कुछ भी होगा, दो चर वाले वार्तिक प्रश्न। वार्तिक माने क्या होता है? वार्तिक प्रश्न का मतलब होता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। यानी लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं इबारत वाले प्रश्न। इबारत वाले प्रश्न जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, यदि 10 रुपए में 15 पेंसिल्स मिलती हैं तो फिर 15 रुपए में कितनी पेंसिल मिलेंगी? तो इस तरह के प्रश्नों को वार्तिक प्रश्न कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इससे जो पहले की एक्सरसाइजेस थी उसमें आपको समीकरण दे दिया जाता था। यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? एक कंडीशन दी जाएगी, एक थ्योरी दी जाएगी, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उसमें से आप पढ़ करके उस कंडीशन को अप्लाई करके अपने समीकरणों को हल करेंगे। यानी कि आपको डायरेक्ट समीकरण नहीं दिए जाएंगे। दो चर समझ गए क्या होता है? दो चर माने एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इनमें कोई दो दो चर होंगे। वार्तिक प्रश्न का मतलब क्या होता है कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक इबारत दी जाएगी, एक लैंग्वेज, कुछ एक पैराग्राफ टाइप का होगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि दो चर वाले वार्तिक प्रश्नों से आप युगपत युगपत समीकरण बनाएंगे। आप युगपत समीकरण बनाएंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे 7th बी में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि मैथ में कुछ अगर आपके बुक में कोई भी एक शब्द भी लिखा हुआ है तो फालतू का नहीं है, आपको उसे सीखना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना नया सीखेंगे आप। तो हमें जानना जो बहुत जरूरी है हमारे पास कि ये क्या होता है दो चर वाले वार्तिक प्रश्नों का युगपत समीकरणों द्वारा हल। मतलब दो वेरिएबल वाले जो लैंग्वेज टाइप जो प्रश्न होते हैं उनको युगपत समीकरणों द्वारा यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे हम। तो ये कितने तरह के प्रश्न आएंगे? वार्तिक प्रश्न क्या होते हैं? वार्तिक प्रश्न क्या होते हैं? संख्या संबंधी प्रश्न हो सकता है। संख्या संबंधी प्रश्न क्या होता है? जैसे कि मेरे पास जैसे राम के पास श्याम से 10 रुपए ज़्यादा है, तो श्याम के पास कितने रुपए होंगे? कुछ इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं आ, जो संख्या संबंधी प्रश्न कहलाते हैं। मतलब एक एग्जांपल दिया था, वो प्रश्न सही नहीं था हमारा। जो लैंग्वेज टाइप में दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मिस्टर मिस्टर ए की जो इनकम है 2020 में इतनी थी, 2019 में 3 गुना बढ़ गई, 2000 और फिर 2019 में 3 गुना श्याम की जो पहले वाली इनकम से 3 गुने से 5 गुना कम है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं ये हमारे संख्या संबंधी प्रश्न कहलाते हैं। भिन्न संबंधी प्रश्न क्या होता है? भिन्न संबंधी प्रश्न होता है जिसमें कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर लिया जाता है। सॉरी, भिन्न में फ्रैक्शन में अंश और हर को बोला जाता है। ठीक है, यानी देखिएगा, यानी भिन्न संबंधी वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें क्या होता है? किसी संख्या के अंश में
हर में या 2/3/5 कुछ इस तरह में दिया जाएगा कि पांचवें भाग, छठवें भाग, सातवें भाग के बराबर है कुछ, यानी वहाँ भाग आपसे बोला जाएगा, वहाँ भाग, जैसे पांचवा भाग, छठवां भाग, सातवां भाग, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न भिन्न संबंधी प्रश्न कहलाते हैं। आयु संबंधी प्रश्न क्या होते हैं? आयु संबंधी प्रश्न में आपसे उम्र के ऊपर प्रश्न पूछी जाएगी। जैसे कि मेरी उम्र 5 वर्ष पहले मेरे पिता की उम्र से 15 वर्ष कम थी, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। तो उम्र संबंधी प्रश्न, जितने भी उम्र संबंधी प्रश्न होंगे, आयु संबंधी प्रश्न होंगे, वो रिलेशन में चलेंगे, ठीक है। तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये पूरी तरह से प्रश्न होते हैं उम्र पर रिलेटेड होंगे। ज्यामिति संबंधी प्रश्न, ज्यामिति संबंधी प्रश्न में क्या क्या आएगा? आपका चतुर्भुज आएगा, चतुर्भुज आ जाएगा। चतुर्भुज में क्या आ जाएगा? आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, मैदान आ जाएगा एक, ठीक है, मैदान आ जाएगा, कमरा आ जाएगा, कमरे की लंबाई चौड़ाई, ठीक है। यानी कि मेनली आपका ये प्रश्न आएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर। किस पर? लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ज्यामिति संबंधी कहलाएंगे। इसके बाद अनुपात संबंधी। अनुपात संबंधी क्या होता है आप समझ जाएंगे कि ये रेशियो दिया जाएगा, जैसे कि 2:3 था, ठीक है, 5:8 था, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रतिशत में, परसेंटेज में एक परसेंटेज दिया जाएगा कि इतने परसेंट थी, परसेंट में लिया जाएगा। आयु संबंधी में उम्र वगैरह की चीज़ें आ जाएंगी आपकी, कि मेरी उम्र पिता की उम्र की इतनी थी, 5 साल बाद इतनी हो जाएगी। संख्या संबंधी प्रश्न, संख्या संबंधी प्रश्न में एक नई चीज़ सीखेंगे हम, कि यहाँ पर अगर इकाई दहाई बोला जाएगा, ठीक है, इकाई दहाई, अगर इकाई या दहाई वर्ड यूज किया जाएगा अगर, ठीक है, तो संख्या क्या मानेंगे हम? संख्या मानेंगे 10x+y, या तो 10y+x। यहाँ पर ये संख्या इकाई हो जाएगी, ये दहाई हो जाएगी, यहाँ ये इकाई हो जाएगी, यहाँ ये दहाई हो जाएगी। ये समझ लीजिए, कोई भी संख्या इस फॉर्म में लेते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इतने टाइप के हमारे क्वेश्चन बनेंगे, यानी वार्तिक प्रश्न कितने टाइप के बनेंगे? बेसिकली आपके 6 टाइप के बनेंगे, और भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में ओनली 6 टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। संख्या संबंधी प्रश्न इकाई दहाई या संख्या मानी जाएगी 10x+y, 10y+x, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे। ये फ्रैक्शन यानी भिन्न पर, यानी अंश हर या वाम भाग बोला जाएगा। भिन्न संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, वार्षिक प्रश्न। आयु संबंधी हो सकते हैं, इसमें उम्र से रिलेटेड दिया जाएगा, या कैलेंडर भी हो सकता है, कुछ ईयर भी दे सकते हैं आपको। ज्यामिति संबंधी प्रश्न क्या होता है? चतुर्भुज दिया जाएगा, यानी आयत दिया जाएगा, वर्ग दिया जाएगा, ठीक है, मैदान दिया जाएगा, घर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे करके कुछ दिया जाएगा, वो ज्यामिति संबंधी प्रश्न हो जाएंगे। अनुपात संबंधी प्रश्न क्या हो जाएगा? उसमें अनुपात दिया जाएगा, 2:3, 3:5, 5:6, कुछ भी दिया जाएगा। प्रतिशत संबंधी प्रश्न क्या हो जाएगा? उसमें प्रतिशत चलेगा, उसमें वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। वार्षिक प्रश्न क्या होता है? दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, युगपत समीकरण क्या होते हैं, उनको सॉल्व करना हम सीखेंगे हम। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर हम देखेंगे, हमसे बोला गया हुआ है, पहला जो प्रश्न है ये आपका ज्यामिति संबंधी प्रश्न कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण 7 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है?
आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत आपको पता होना चाहिए आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो आयत की बात चल रही है, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है। तो मान लिया लंबाई को हमने x माना, चौड़ाई को हमने y माना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, माना माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, यहां पर सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में ही लेंगे हम। अब माना आयत की चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। ध्यान देगा ये मार्क लगाया, इसका मतलब यहां भी माना लिखा है, या आयत की जगह लिखा है या की लिखा है, यानी ऊपर ये संख्या कॉपी किया गया नीचे। अब क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई कितनी है x दे रखा है, चौड़ाई कितनी दे रखी है y दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। जी, जैसे आयत लंबाई चौड़ाई बोला गया, इतना हम बिना देखे कर लेंगे। अब आपसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला, एक चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से। दूसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से। दो चर यानी चर अब बता रखा है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सरल तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से। यानी कि जहां पर सिर्फ लंबाई मान लिए, चौड़ाई मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये फिलहाल ये दो चर हमने बनाए हैं, यानी दो चर का मतलब दो वेरिएबल। क्या है दो वेरिएबल, यहाँ पर एक x वेरिएबल है, यहाँ पर दो y वेरिएबल है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ओनली एक वेरिएबल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ समय के लिए मान के चलिए कि फिलहाल हमने यहाँ पर लिख दिया इसे, तो हम दो वेरिएबल की मदद से सॉल्व करेंगे आपको। ठीक है, इसे इरेज करना पड़ेगा, इसे फिनिश होने के बाद हम एक वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे यहां पर हम, प्रश्नानुसार। यह है लंबाई लिखिए, ये चौड़ाई लिखिए। लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई। लेकिन एक शर्त भी है, क्या कह रहा है शर्त आपसे, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई अधिक है कि चौड़ाई अधिक है। यानी जो बोल रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई अधिक है। और इक्वल का मार्क कब होगा, जब दोनों बराबर होगा। लंबाई अधिक है ना, तो हम अधिक किसको करेंगे, चौड़ाई को। क्वेश्चन में आपसे बोला लंबाई जो थी वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक थी, यानी लंबाई अधिक थी। लेकिन हमें दोनों को बराबर करना है, यदि लंबाई अधिक है इसी को ही 5 बढ़ा देंगे तो ये लंबाई और लंबी हो जाएगी। हमें लंबाई और चौड़ाई को बराबर करना है। लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक थी ना, लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक थी, इसलिए चौड़ाई में यदि 5 बढ़ा देंगे तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। अब लंबाई की जगह क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है, चौड़ाई की जगह क्या दे रखा है, y दे रखा है, जो प्लस का 5 दे रखा है। इसको उठा के अंदर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये बन गया समीकरण संख्या 1। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे अब यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आयत का परिमाप की बात की जा रही है।
आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है आपका, आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी 2 आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब एक समीकरण तो मिल गया। अब क्या कह रहा है कि जो आयत का परिमाप था वो था 40 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है आपसे, आयत का परिमाप है 40 सेंटीमीटर। क्या है परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर कितना दे रखा है आपका, आयत का परिमाप 2x प्लस वाई। क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई इजिकल टू 40 सेंटीमीटर। दो से भाग कर देंगे 40 में, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। यह आपका समीकरण संख्या 2 है। तो अब आपको दो समीकरण मिल चुके हैं। अब आपको क्या दे रखा है, पहला वाला x माइनस वाई इजिकल्स टू 5 और x प्लस वाई इजिकल्स टू 20। ये समीकरण 1 था आपका, समीकरण 2 था। हमारे पुराने क्वेश्चन तैयार हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए लैंग्वेज में बस इतना ही बोला गया था, ठीक है, कि लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसलिए चौड़ाई को 5 बढ़ा दिया हमने। लंबाई की जगह ऐसा, चौड़ाई की जगह वाई रखा है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, वाई को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा। आपसे बोले परिमाप 40 सेंटीमीटर था, परिमाप का फॉर्मूला पता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 240 को भाग कर देंगे 20 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। अब क्या, ये समीकरण 1 है, सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा। देखेंगे हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 25। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 25/2। एक्स बराबर भाग करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेमी इतना आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, अब x बराबर 12.5, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, दोनों से आंसर आएगा, लेकिन समीकरण 1 में ही रख रहे हैं हम। समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखा है, x माइनस का y इज इक्वल्स टू 5। एक्स की जगह कितना लिखेंगे, 12.5 माइनस का y इज इक्वल्स टू 5। 12.5 को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस का y 5 माइनस का 12.5, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, 7.5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 7.5। यानी कि आपको यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाती है आपको यहाँ पर। यानी कि x क्या है, आपकी लंबाई है, और y क्या है, आपकी चौड़ाई है। अतः आयत की लंबाई 12.5 एवं चौड़ाई 7.5। 12.5 गलत है, 12.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर है। यही आपका उत्तर है। इसे हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से सॉल्व किया हमने, युगपत समीकरण द्वारा, लेकिन आपकी मर्जी हो तो इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए देखते हैं, यहाँ पर हमने ये लिख दिया था इसलिए हमने बताया नहीं। अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की मदद से इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपका 7 स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्व उससे भी हो जाएगा। तो देखते हैं, हमें नई नई चीज़ें सीखनी है हमें थोड़ी सी। एक क्वेश्चन को अगर 2 या 3 तरीकों से भी सॉल्व किया जाता है, आपको सारे तरीके सीखने हैं। और एग्जाम में आप कुछ भी करके आएंगे, कभी भी गलत नहीं माना जाएगा आपका। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई मान लिया हमने, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। माना तो आयत की चौड़ाई कितना आ जाएगा, वाई तो नहीं मानेंगे हम। लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक थी ना, लंबाई कितना था, 5 सेंटीमीटर अधिक है ना चौड़ाई से। तो चौड़ाई में यदि हम लंबाई में अगर 5 जोड़ देंगे, अगर हम सॉरी अगर लंबाई में 5 घटा देंगे अगर हम, तो चौड़ाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं यानी राम के पास 5 रुपए अधिक हैं श्याम से। ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं पता श्याम के पास कितने हैं। राम के पास कितने रुपए अधिक है, 5 रुपए अधिक है। लेकिन अगर हम राम के 5 रुपए छीन लें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यानी राम में 5 रुपए माइनस करना पड़ेगा। राम -5 इज इक्वल टू श्याम। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको। मान लीजिए राम के पास 5 रुपए ज़्यादा थे श्याम से, यानी नहीं, राम के पास 5 रुपए ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा है, श्याम ज़्यादा है। तो राम के 5 रुपए हटा लीजिए, श्याम के पैसे निकल आएंगे। उसी तरीके से लंबाई थी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा थी चौड़ाई से। ठीक है, चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर, तो फिर लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, चौड़ाई अपने आप निकल आएगी। यही चीज़ है। अब आपसे क्या बोला गया है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमको, 40 सेंटीमीटर। तो क्या होता है परिमाप का फार्मूला, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से भाग कर देंगे, लंबाई कितनी दे रखी है, x, चौड़ाई दे रखी है x-5। 2 से भाग कर देंगे 40 में, 20 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा। 5 माइनस का उठा के इधर ले जाएंगे हम, 20 प्लस का 5 हो जाएगा, x ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा 25/2। x बराबर कितना आ गया, ये सेंटीमीटर कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, 12.5 सेंटीमीटर। तो x क्या था हमारे पास, लंबाई था। अब चौड़ाई के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, चौड़ाई बराबर x-5 लिखा हुआ है। x की वैल्यू हमको पता है 12.5 है, माइनस का 5 करेंगे अगर हम, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, लंबाई दे रखा है आपको 12.5। देखिए यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण से कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर ओनली x माना है, यानी एक चर है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी, उसी में हमने लसर करके दूसरा वेरिएबल मान लिया हमने। तो ये समझ में आना चाहिए, लंबाई कितनी है 12.5, चौड़ाई कितनी है 7.5। एक चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है, तो देखेंगे हम किससे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड आपको बताए जा चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ध्यान देंगे, यही आपका बेस है, और अगर इसे अभी नहीं सीखा तो आगे भी आने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है। 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है। चलिए ठीक है, हमें नहीं पता कितने मेज का मूल्य क्या है, एक मेज का मूल्य क्या है, एक कुर्सी का मूल्य क्या है। यहाँ पर लिखेंगे, माना एक मेज का मूल्य
एक्स रुपए माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर वाई रुपए। एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य आ गया। अब आपसे क्या कहता है कि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपए है। आप क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 3 मेज बोल रहा है आपसे, और आपसे क्या कह रहा है? 3 मेज के बाद 5 कुर्सी बोल रहा है आपसे। कुर्सी कितना था? वाई था। देखिए जी, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आया फिर से बताना चाहते हैं। एक मेज का मूल्य एक्स रुपए है, तो 3 मेज का मूल्य कैसे पता करेंगे? 3 से गुणा करा देंगे। एक कुर्सी का मूल्य वाई रुपए है, तो 5 कुर्सी का मूल्य के लिए 5 वाई का गुणा करा देंगे। यानी 3 मेज का मूल्य 3x, 5 कुर्सी का मूल्य 5y, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 1000 आना चाहिए। वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपए था। ये आपसे समीकरण संख्या 1 हो जाता है। ये आपसे ये समीकरण संख्या 1 बन जाएगा आपका। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपए है। अब क्या कह रहा है? 5 मेज, मेज कितना है? एक का x है, तो 5 मेज का मूल्य 5x है। यानी 5 मेज और 2 कुर्सी यानी 2y, 2 कुर्सी का मूल्य कितना है? 970 रुपए। 970 रुपए है। ये आ गया समीकरण संख्या 2। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका हम सीख चुके हैं कल की क्लास में। कैसे सॉल्व करेंगे? इनको इनको इक्वल कर लीजिए। समीकरण यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस माइनस करने से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब 5 है ना, समीकरण 2 में लिखा है, 1 के साथ लिख दीजिए। यहाँ पर x के साथ 5 लिखा है ना, 1 के साथ लिख दीजिए। 1 के साथ 3 लिखा है ना, यहाँ पर लिख देंगे 3। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुणे 5 माइनस क्यों करें? क्योंकि दोनों प्लस के हैं। समीकरण 2 गुणे 3 करने पर समीकरण 1 में हमने 5 से गुणा कराया है, इसमें हमने पूरे से 5 से गुणा करा दिया, पूरे में 3 से गुणा करा दिया। ये 5 था, पूरे में गुणा हुआ, ये 3 था, इस पूरे में गुणा हुआ, और दोनों को फिर माइनस भी किया। 5 से गुणा कराइए सब में ऊपर। 5 यहाँ 15x प्लस 25y इजिकल टू 5000। 5 से गुणा तीनों में करा दिया। अब 3 से गुणा इन सब में कराइए। 5 से 15x प्लस 3 दूना 6y, 0, 7 का 21 के, एक हाथ से लगा 2, 29। ये आ गया हमारे पास। दोनों को माइनस करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे। 25 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पर 19 आ जाएगा। 5000 में से 2910 घटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 में से 9 जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर बचेगा 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आना चाहिए, घटाना में अच्छे से आना चाहिए। और वाई ऐसे रहेगा, 19 से भाग दे देंगे इसमें। 19 से कम 19 से 1 बचेगा, 19 हो जाएगा। 19 से कम 19, यानी y बराबर 110। वाई क्या है? कुर्सी का मूल्य है, यानी कि कुर्सी का मूल्य 110 रुपए है। अब किसकी बारी आई? y बराबर 110 समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए। y बराबर 110 समीकरण 1 में रखने पर क्या कहता है समीकरण 1? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1000। 3x की जगह 3x प्लस 5 की जगह 5, y की जगह 110 इज इक्वल टू 1000। मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 3x ऐसे रहेगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1000। उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा।
3x इज इक्वल टू 1000 माइनस का 550। 3x ऐसे आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगी 4, 450। x बराबर भाग कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 और 0 रुपए। x क्या था हमारे पास? मेज। ठीक है, अतः मेज, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? कुर्सी और मेज का अलग अलग। मेज का मूल्य, मेज माने x, x का मूल्य 150 रुपए एवं कुर्सी का मूल्य 110 रुपए है। इसको थोड़ा ब्लैक से लिखेंगे, जो हमारा आंसर होता है हमारा ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 समझ में आया होगा आपको। बस कहने का मतलब इतना है कि आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 अच्छे से नहीं दिया जाएगा, आपको अपने दिमाग की मदद से उनको निकालना पड़ेगा कंडीशन पढ़ के। ठीक है, इसी को वार्तिक प्रश्न बोला जाता है। छोटे क्लास में ये भारत वाले प्रश्न इसी को बोलते हैं। सत्यापन यानी उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। समीकरण 1 में LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड x की जगह पर आप रखेंगे 150 प्लस 5 लिखेंगे, y की जगह पर आप लिखेंगे 110, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 1000 आ जाएगा। आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है और इस क्वेश्चन में कहा नहीं जा रहा है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए, इसलिए हम उत्तर की जांच नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, अब बारी आती है एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए। एग्जाम्पल 9 हमसे कहना चाहता है आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने पर तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो लंबाई को 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा, ध्यान देंगे हम। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जा रही है, लंबाई चौड़ाई की बात की जा रही है। तो क्या लिखेंगे? माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, मीटर में चलना है, यहां पर से मीटर लेंगे। माना आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दे रखा है? x दे रखा है, चौड़ाई y दे रखा है, एक्स वाई वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, वर्ग मीटर ही मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जाएंगे मेंसुरेशन वाले टॉपिक में, क्षेत्रमिति के टॉपिक में। तो अब आपसे इतना समझ में आ गया होगा। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कहना चाहता है। आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने पर और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको रफली समझा रहे हैं। मान लीजिए पहले ये एक आयत था कभी, अब आपसे क्या कह रहा है, आयत की लंबाई को 3 मीटर और बढ़ा दीजिए। लंबाई को हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल था एक्स वाई था, अब क्या कह रहा है, लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिया। मान लीजिए थोड़ा पहले इतनी लंबाई थी, थोड़ा 3 मीटर हमने बढ़ा दिया। लंबाई को चौड़ाई को 4 मीटर कम करे, चौड़ाई था ये, थोड़ी चौड़ाई बढ़ा के दिखा देते हैं हम आपको। आपसे क्या कह रहा है, चौड़ाई को हम इन्होंने क्या किया, 4 मीटर कम कर दिया। चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दिया, ये आ गया आपका। पहले लंबाई थी x, चौड़ाई थी y, बाद में इन्होंने क्या किया, लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिया और चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दिया। ठीक है, उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है।
पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई था, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कराए लंबाई चौड़ाई का। लंबाई कितनी है, x+3, चौड़ाई कितनी है, y-4। यानी कि पहले क्षेत्रफल ये था, बाद में क्षेत्रफल ये है, लेकिन क्षेत्रफल कम हो जा रहा है। पहले ये क्षेत्रफल था एक्स वाई, बाद में क्षेत्रफल ये बन गया। तो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कम हो जा रहा है। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने होता है अंदर की जगह, इसके अंदर की जगह कम है, इसके अंदर की जगह ज्यादा है। तो ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो हम इसे घटा दें या तो हम इसे बढ़ा दें। क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कम हो रहा है, हमें पता चल गया ये कम है, अब लेकिन इन दोनों को बराबर करना है, तो क्या करें, या तो इसे भी कम करें या इसको बढ़ा दें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दिया गया, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है आपसे, 72 वर्ग मीटर कम हो जा रहा है, इसका वर्ग मीटर कम हो जा रहा है। अब इन दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, या तो अब 72 ये कम है हमें पता है, या तो 72 इसको बढ़ा दे, सॉरी 72 इसे कम कर दे, या 72 इसको बढ़ा दे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो प्रश्न क्या कहना चाहता है कि प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, लंबाई क्या हो रही है, लंबाई 3 मीटर बढ़ रहा है, x+3 मीटर। चौड़ाई क्या हो रही है आपसे, चौड़ाई थी वो 4 मीटर कम हो रही है, y-4 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x+3 y-4 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। आपसे कह रहा है लेकिन ये कम है, ये क्या है, कम है और ये ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है। अगर हम दोनों को इक्वल करना, ध्यान दीजिएगा, सामान लेने गए होंगे आप, आपने तराजू में देखा होगा, ये अगर नीचे है तो मतलब क्या है, ये ज़्यादा है, ये कम है। अब हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो कम वाले को हमें ज़्यादा कर दीजिए या ज़्यादा वाले को कम कर दीजिए, तभी ये बराबर हो पाएगा। बराबर तभी होता है जिसके पास ज़्यादा हो उसे उठा के यहाँ रख दीजिए, या तो यहाँ पर कोई संख्या ज़्यादा ले आइए, उसको उधर पड़े रहने दीजिए। मतलब ये कम है, ये ज़्यादा है, तो या तो इसको कम कर दें या तो इसको बढ़ा दें, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल कैसे करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, x+3 y-4, एक ये वाला क्षेत्रफल है और एक क्षेत्रफल ये है हमारे पास एक्स वाई। ये वाला कम था, ये कितना कम है, ये कम था 72, ये कितना 72 वर्ग मीटर, ये कम है, ये 72 वर्ग मीटर ज्यादा है। अगर हम इसे 72 वर्ग मीटर कम कर दे तो, अगर इसे नहीं कम करना चाहते तो यहाँ 72 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर हम 72 बढ़ा दें। ध्यान दीजिएगा, हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं कि इसको कम करना चाहते हैं, हमारी मर्जी है। देखिएगा, हम देख रहे हैं ये कम है, ये ज़्यादा है, हमें दोनों को बराबर करना है, तो इसको दे देंगे, कम वाले को दे दीजिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे, या इसको काट दीजिए, इसको कम कर दीजिए, ये दोनों इक्वल आ जाएगा। तो 72 हमें यहाँ पर हमने 72 क्या किया, ऐड कर दिया, ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों बराबर हो गए। यानी नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल दोनों बराबर हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता होगा। एक्स का गुणा वाई में करेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स का गुणा -4 में करेंगे, माइनस का 4x आ जाएगा, 3 का गुणा वाई में करेंगे, प्लस का 3y आ जाएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे, -4×3=12 आ जाएगा, इजिकल टू एक्स वाई ऐसे रहेगा, प्लस का 72 लिखेंगे हम, ये प्लस का एक्स वाई है, ये प्लस का एक्स वाई है, ये प्लस का, ये प्लस का कैंसिल होगा, यानी उठा के इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो उठा के क्यों लाना, बाहरी बाहर उसे कैंसिल कर दीजिए। ये क्या लिखा है, माइनस का 4x लिखा है, लिख लीजिए, प्लस का 3y लिखा है, लिख दीजिए, ठीक है, ये 72 लिखा है, लिख दीजिए, माइनस का 12 है, इधर आ गई, प्लस का 12 बन जाएगा, क्या आ गया, माइनस का 4x प्लस का 3y, जोड़ देंगे हम, 72, 73, 74, 84, 84 आ गया। ध्यान देंगे अब तो x+3 y-4,
एक थोड़ी सी यहाँ पर हमसे गलती हुई है। एक्स वाई क्या था, पुराना वाला, हमने इसी में जोड़ दिया, जोड़ना नहीं, इसको हमें कम करना है 72। ध्यान देंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे यहाँ पर। बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको हमें 72 कम करना पड़ेगा। 72 इसको कम करेंगे तब ये इसके इक्वल आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस करेंगे। कम माने माइनस, बढ़ाना रहेगा, अगर 72 प्लस करेंगे तो इसको करेंगे, ये प्लस करेंगे। ये कम है ना, इसको बढ़ा दीजिए तो इतना आ जाएगा, ये ज़्यादा है ना, इसको कम कर दिए तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसमें 72 इसके साथ लिखा है ना, तो माइनस के रूप में लिखिए, ये भी आ जाएगा माइनस के फॉर्म में। फिर ये भी आ जाएगा, 72 यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर 72 यहाँ पर माइनस का है, एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये माइनस का 12 लिखा है, इधर आएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 इधर पर आएगा, इक्वल के इधर प्लस का 12, 72 पहले माइनस का चल रहा है, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या के ले लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। अब देखेंगे माइनस यहाँ भी, माइनस इधर से कॉमन ले लीजिए, इधर से कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस है ना तो प्लस का बन जाएगा 4x आ जाएगा, ये प्लस है ना तो माइनस का हो जाएगा 3y बन जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ये आ गया आपका समीकरण संख्या 1। अभी ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 ही मिला आपको, अभी समीकरण दूसरा मिलना अभी बाकी है। अब भूल जाइए इस कंडीशन को, ये इस कंडीशन का मतलब सिर्फ समीकरण 1 देना था, समीकरण 1 दे दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कि कम हो जाता है, तो सर लंबाई को 1 मीटर कम कर देना, चौड़ाई को 1 मीटर बढ़ा दें। पहले ये था आपके पास, ये लंबाई x है, चौड़ाई y है, इसका क्षेत्रफल है xy। अब क्या कह रहा है आपसे, लंबाई को 1 मीटर कम कर दीजिए, लंबाई पहले इतनी थी, बाद में हमने लंबाई को कम कर दी थोड़ी सी, लंबाई 1 मीटर कम हो गई, चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा दीजिए, चौड़ाई को हमने क्या किया, 4 मीटर हमने बढ़ा दी। लंबाई को 1 मीटर कम कर दिया, यानी कि x माइनस 1 हो गया, चौड़ाई क्या थी, 4 मीटर बढ़ गई, यानी y प्लस 4 हो गई। तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कि अब ये जगह क्या हो गई, 88 वर्ग मीटर बढ़ गई। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 4, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो अंदर स्पेस कम है हमारे पास, इसलिए इसमें नहीं लिख सकते हैं, क्या जाएगा क्षेत्रफल, x माइनस 1 और y प्लस 4। क्षेत्रफल कहता है बस लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दो। अब देखिएगा ये बढ़ गया, ठीक है। देखिए समीकरण 1 बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 आपसे क्या कह रहा है, समीकरण 1 ये कहना चाहता है। अब क्या होगा आपके पास, अब ध्यान दीजिएगा, अब लंबाई को क्या किया गया है, 1 मीटर कम कर दिया गया है, x माइनस 1, चौड़ाई को क्या किया गया है, 4 मीटर बढ़ा दिया गया है, y प्लस 4, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास, नया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x माइनस 1 और y प्लस का 4 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में चल रहा है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर में है, ये वर्ग मीटर है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 88 वर्ग मीटर ज़्यादा है, 88 वर्ग मीटर। अब हम इसे इक्वल करना चाहते हैं, समीकरण में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये ज़्यादा था ना, ये कम है ना, तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको 88 बढ़ा दे रहे हैं, इसको इसके बराबर लाने के लिए इसको बढ़ा दीजिए 88, इसको हमने 88 बढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, कम वाले को ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वाले कम करते हैं, तभी दोनों इक्वल आ पाते हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा था ना, ठीक है, तो हमने ज़्यादा इसको कर दिया, 88 इसको दे दिया, ये इसके बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स वाई, इसका 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4x आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई चलने देंगे, 88 चलने देंगे, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों। क्या लिखा है यहाँ पर, 4x लिखा है, 4x लिख दीजिए यहाँ पर,
माइनस का वाई है, माइनस का वाई लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का 4 है, इधर पर आके प्लस का 4 बन जाएगा, ये 88 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 4x माइनस का वाई इज इक्वल टू 8 4 12। समीकरण संख्या 2 आ गया। देखिएगा हमने इतनी मेहनत की थी सिर्फ समीकरण 1 और समीकरण 2 को पाने के लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुके हैं हमें। ठीक है, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसे लिखने वाले हैं अब हम, जगह नहीं है हमारे पास। समीकरण 1 को नोट कर लीजिए अब। समीकरण 1 क्या है आपके पास, 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 60। समीकरण संख्या 1 है यहाँ पर। 4x माइनस का y इज इक्वल टू 12, ये समीकरण संख्या 2 है। समीकरण 1 अभी भी लिखा हुआ है, समीकरण 2 अभी भी लिखा हुआ है, बस इन दोनों को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा, लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी। क्वेश्चन भी आपसे क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करना में बहुत अच्छे से आता है। देखते हैं, यहाँ पर हमें इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस करने की जरूरत है। 4x यहाँ भी, 4x यहाँ भी, डिफरेंट डिफरेंट साइन का, इसलिए हमने क्या किया, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 क्या कहता है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 60, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 12। प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे। 4x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाएगा, इसको ध्यान देना, छोड़ देते हैं। माइनस लिखा है यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ 3 लिखा है यहाँ 1 लिखा है, तो कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा माइनस का। 60 में से 12 घटाएंगे, यानी 10 घटाएंगे 50 हो जाएगा, 2 घटाएंगे 48 आ जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस का मार्क आएगा यहाँ पर। यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 24। यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस का y इक्वल टू 92। देखेंगे हम यहाँ पर 92 आया हमारा। देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देंगे, क्या था, लंबाई को कम किया गया था, चौड़ाई को बढ़ाया गया था। ठीक है, ये बढ़ जाता है, 88 बढ़ जाता है, तो 88 हम इसको बढ़ाएंगे, प्लस में करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करना हमें अच्छे से आता है। माइनस का 4 था, माइनस का 4 उठ के यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। हमने यहाँ पर 12 लिख दिया था, 12 नहीं होगा, यहाँ पर 92 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 92 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 92 लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे हम यहाँ पर, हम तो हमारे पास बड़ी संख्या का साइन लेंगे, तो 60 70 80 90 यानी 30 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 92 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 92। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर 60 70 80 90, 30 और 2 32, 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 दिया जाएगा मीटर। ध्यान देंगे हम, 16 मीटर आ गया हमारा, y मतलब चौड़ाई आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 16 समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 16 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो क्या कहता है समीकरण 1 आपसे, समीकरण 1 कह रहा है आपसे 4x माइनस 3y, 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 60। तो 4x की जगह 4x लिखेंगे, माइनस 3 की जगह 3 लिखेंगे, y की जगह 16 लिख देंगे, y की जगह 16 लिख देंगे, इक्वल टू 60 आ जाएगा यहाँ पर। 4x ऐसे लिखेंगे, माइनस 48 आ जाएगा, इक्वल टू 60 आ जाएगा, माइनस का 48 इधर ले जाएंगे, प्लस का 48 आ जाएगा, 4x इक्वल टू
60 प्लस का 48, 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 108 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 से भाग कर देंगे, 4 दूना 8, 2 आ जाएगा 28, 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई बराबर 27 मीटर और चौड़ाई चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यही आपका उत्तर है। इसे ब्लैक से लिखेंगे, थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। बस वार्तिक प्रश्नों में आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाना पड़ेगा अपनी सूझबूझ से कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं अब हम। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 9। जब तक का आ ना जाए तब तक का बार बार और हर बार लगाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसे अभी नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। ये मत सोचेगा बहुत टफ है, बस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं अब हम। एग्जाम्पल 10 आपसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 10 कहना चाहता है दो स्थानों ए एवं बी एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। ये आपका डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है जी आपका। देखिएगा यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं इसका। दो स्टेशन है, एक ए है एक बी है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, 90 किलोमीटर दूर है, यानी 90 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है दोनों। दो कारें एक साथ ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, दो कारें एक साथ ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, देखिएगा एक कार यहां पर है आपकी, एक कार यहां पर है आपकी, दोनों या तो इस तरफ चलती हैं या तो दोनों इस तरफ चलती हैं, यानी कि एक ही दिशा में चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं और 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। माना चल दोनों चलते 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 यहाँ कहीं पर आई और एक दूसरे से मिल गई। यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ मिल गई, यानी कि यहाँ से इसे यहाँ से यहाँ तक आने में 9 आवर्स लगेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 9 आवर्स लगेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 9 घंटे लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी 9 घंटे बाद दोनों मिल रही है ना, अगर तो ये वाली यहाँ तक पहुंचेगी तो 9 घंटे लगेगा, ये वाली यहाँ तक पहुंचेगी तो 9 घंटे लगेगा। मतलब ए वाली ज़्यादा तेज चल रही है, सॉरी हाँ ए वाली थी, कुछ नहीं कह सकते अभी हम कौन तेज चल रही कौन स्लो चल रही, लेकिन ए वाले ने 9 घंटे में ज़्यादा ट्रेवल किया, यानी ए वाली ज़्यादा तेज चल रही है। और बी वाली थी 9 घंटे में वो इतने ही ट्रेवल कर पाई। ठीक है, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, और यदि विपरीत दिशाओं में चलती है तो 9.7 घंटे में मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में चल रही है, अब लेकिन अगर विपरीत दिशा में चल रही है, पहला केस ये है आपका। सेकंड केस आपसे क्या कह रहा है, यदि ये जो गाड़ियां हैं विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये कितनी देर में मिल रही है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से वो 9/7 घंटे में मिल जाती है, यानी लगभग 9/7 आवर्स। ये कितना है, 9 आवर्स। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है कि ए और बी पर डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 90 किलोमीटर है। ठीक है ना, यदि एक दिशा में दोनों गाड़ियां चलती हैं तो 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी यहाँ पर अगर विपरीत दिशा में दोनों चलती हैं तो यानी कि विपरीत दिशा में दोनों चलती है, मान लीजिए यहीं पर आके मिल जा रही है, तो 9.7 घंटे में दूसरे से मिल जा रही है। आपसे क्या पूछ रहा है कि उनकी चाल बताइए। कुछ मत कीजिए, बस केवल आप सिर्फ इतना कीजिए कि दो गाड़ियां हैं आपके पास, ठीक है, माना पहली गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा,
ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। माना दूसरी गाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा आपसे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि पहली शर्त क्या कहती है कि दोनों गाड़ियां हैं वो यहां पर मिल रही। मान लीजिए कि इसको कोई पॉइंट दे दीजिए, हमने इसको पॉइंट m दे दिया और इस वाले पॉइंट को n दे दिया, ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार चलना चाहते हैं। प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है कि दोनों जो गाड़ियां हैं 9 घंटे के बाद m पर मिल रही हैं। तो मतलब अभी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 90 किलोमीटर है, इतना पता है। अभी भी ये यहाँ से यहाँ तक का 90 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस वाले पॉइंट को हम ए बोलेंगे अभी भी, इस वाले पॉइंट को हम अभी भी ए बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को अभी भी बी बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को एम बोलेंगे। इस वाले पॉइंट को अभी भी हम ए बोलेंगे क्योंकि देखिए ए तीनों यहीं से स्टार्ट है। और इस वाले पॉइंट को हमने एन बोल दिया हुआ है, एन। ए को यहाँ दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। यह आपका बी है, यह आपका एन पॉइंट है। अगर एक ही फिगर में हम सब कुछ बनाना चाहें, अगर हम इसे एक ही फिगर में सब बनाना चाहें, यह आपका ए था, यह आपका बी था, यह आपका एम है, इसके बीच में कहीं पर एन होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी ये से ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। यानी ये, यानी 20, दूसरी गाड़ी इतनी दूर चलने में 9 घंटे लेती है और ये वाली गाड़ी 9 घंटे में यहाँ से यहाँ तक चली जाती है। सब कुछ हम समझा चुके हैं ऊपर वाले फिगर में। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे आपसे क्या कह रहा है? ये वाली डिस्टेंस हमको पता है 90 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो हमको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो AM है हमारा, AM, यानी ये A है, ये M है। AM में हम BM को घटा दे तो हमारा AB आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या किया हमने? हम AB क्यों निकाले? क्योंकि हमें AB पता है, हमको AB पता है। हमको यहाँ देंगे AM, यानी इस पूरे में से ये छोटे टुकड़े को हटा लीजिए तो AB बचेगा। ध्यान दीजिएगा, वही दिया हमने। तो AM क्या है हमारे पास? AM तक देखिएगा, पहली गाड़ी है A से M तक जा रही है। हमें एक बात पता है हमको अच्छे से, चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अभी हम बात कर रहे हैं AM की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली AM की बात कर रहे हैं, A से M तक का, यानी पूरी लंबाई। पहली गाड़ी की चाल हमको पता है, चाल कितनी? x किलोमीटर पर आवर। इसने दूरी कितनी तय की? AM तय की। समय कितना लिया इसने? 9 घंटे लिया। तो 9 का 9 क्या है? भाग में, डिवाइड में है, यानी कि AM बटे 9। 9 का गुणा करा देंगे, यानी AM बराबर कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा। AM बराबर 9x आ रहा है, इसी AM की जगह हमने 9x लिख दिया। माइनस BM कितना है हमारे पास? BM, ध्यान दीजिएगा, अब BM के लिए काम कर रहे हैं अब हम। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूसरी वाली की चाल कितनी है? BM, यानी दूसरी वाली की चाल y किलोमीटर पर आवर है। दूरी कितने तय की इसने? BM तय की। दूसरी गाड़ी ने कितनी दूरी तय की? BM दूरी तय की। उसने कितना समय लिया? उसने भी 9 घंटे लिया। तो BM बराबर कितना जाएगा?
ना इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे 9y आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बी एम क्या कितना लिख देंगे 9y। और ए बी कितना था 90 किलोमीटर, यानी ए बी कितना है 90 किलोमीटर हमको पता है। इसकी जगह लिख दिया 90। ये समीकरण संख्या 1 बन गया। अभी 1 नहीं बना, अभी ये थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 9 9 से कैंसिल हो रहा है। x माइनस वाई, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दहा में 90। समीकरण संख्या 1 हमें मिल गया। ध्यान देंगे अब हमसे क्या कह रहा है, वो दूसरी शर्त हमसे कह रहा है कि अब विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो एन पॉइंट है, बी वाली गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और ये वाली ए वाली गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। दोनों कितना समय ले रही है 9/7 घंटे, यानी ये भी यहाँ तक आने में 9/7 घंटे ले रही है और ये भी यहाँ से यहाँ तक आने में 9/7 घंटे ले रही है। ध्यान दीजिएगा फिर से लिखेंगे अब हम चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज लिखना चाहेंगे अब हम कि हमें ये पता है कि ए बी डिस्टेंस है हमारे पास, तो ए बी बराबर क्या होगा हमारे पास, यानी ए एन और बी एन को मिला देंगे तो ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए एन प्लस का बी एन, दोनों को मिला देंगे तो ए बी आ जाएगा। हमें पता है कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ए बी पूरा आ जाएगा। अब ए एन क्या है, ए एन हमारे पास डिस्टेंस है। तो चाल बराबर क्या होता है, पहली गाड़ी की चाल क्या थी, एक्स हमको पता है। दूरी कितनी इसने ली, दूरी इसने ली ए एन पता है। समय कितना लिया 9/7, 9/7। अब नीचे 7, नीचे ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 11/7 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। x बराबर 7an 7an अपॉन में 9, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। यह सिंपल था, 9/7 है, सीधे इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। 9x अपॉन 7 इज इक्वल टू an। डिवाइड की संख्या सीधे यहाँ मल्टीप्लाई करा दें, 9 ऊपर लिखा, 9/7 का मल्टीप्लाई x से करा देंगे तो an की वैल्यू निकल आई। तो an की जगह कितना लिख देंगे हम 9x अपॉन 7 प्लस का, फिर से फार्मूला लगाएंगे इसके लिए। दूसरी वाली गाड़ी के लिए चाल कितनी है, y है। दूरी कितनी तय कर रही है, bn। समय कितना ले रही है 9/7। इसका इसमें फिर गुणा करा देंगे, bn बराबर क्या आ जाएगा 9y/7, 9y/7। कितना आ गया bn 9y/7। और ab की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, ab दे रखा है 90 किलोमीटर। तो ab की जगह हम 90 लिख देंगे। हम थोड़ा सॉल्व करना हमें अच्छे से आता है, साथ साथ दोनों जगह है। वन टाइम लिख लेंगे हम 9x प्लस 9y अपॉन में 7 लिखा है इज इक्वल टू 90 लिखा है। 9 कॉमन ले लेंगे। देखिए सॉल्व करने कैलकुलेशन हमें थोड़ी फास्ट आनी चाहिए। हम 9 9 9 कैंसिल कर सकते हैं, 10 आ जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। कुछ लोग कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया, कहाँ से आया। ध्यान दीजिएगा, पहले 7 का गुणा इससे करा देंगे, 7 में ये 63, यानी कितना आ जाएगा 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 का गुणा करा 7 में 63, 630। अब 9 9 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी कॉमन ले लीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 से भाग कर दीजिए, 9 सत्ते 63 और 0 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 70 था, हमने डायरेक्ट लिख दिया। हमने ये मिल गया हमें समीकरण संख्या 2। हमने इतनी सारी मेहनत करी सिर्फ यही समीकरण 2 पाने के लिए। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। हम देख रहे हैं जो दोनों इक्वल भी है, सीधे माइनस कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। फिलहाल ये काम का है, आपके समझने के लिए बनाया गया था, आप इसे नोट कर सकते हैं पहले ही वीडियो को पॉज करके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर
समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 2 से भाग कर देंगे 40 आ जाएगा, 40, x क्या है हमारी? चाल थी, तो किलोमीटर पर आवर। x बराबर 40, चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, हमने समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपसे क्या कहना चाहता है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स के 40 लिख देंगे, माइनस का y इज इक्वल टू 10, 40 को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस का y इज इक्वल टू 10 माइनस का 40, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ध्यान देंगे अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? अतः गाड़ियों की चाल 40 किलोमीटर पर आवर एवं 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये लाइन को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ब्लैक लाइन से, ब्लैक पेन से, क्योंकि यही हमारा आंसर है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम्पल ही पूरे एक्सरसाइज की जड़ होती है, तो एग्जाम्पल लगाना बहुत ज़रूरी है। इतने टफ क्वेश्चन शायद आपको एक्सरसाइज में ना मिले, ठीक है, इसलिए आपको ये लगाना ज़रूरी है, नकल करके नहीं, समझ करके। एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझने के लिए दिए जाते हैं। देखते हैं, ये अनुपात वाला क्वेश्चन है हमारा। सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है, उनके व्यय में अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक मासिक बचत 500 रुपये करती है तो उसकी अलग अलग आय बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है, माना सीता की आय बराबर x रुपए, माना गीता की आय बराबर y रुपए। हमें नहीं पता था कितनी कितनी आय है इनकी दोनों की, हमने x रुपए y रुपए दे दिया। अब देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम बताएंगे आपको, रुपए की जगह पर अब रुपए का सिंबल बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये रुपए का सिंबल होता है, आपको पता होना चाहिए। ये x है, ये y है, ये रुपए का सिंबल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार सीता और गीता की आय का अनुपात कितना था? x 4:3, यानी सीता और गीता का जो अनुपात था 4:3 हमें दे रखा था। ये आय का अनुपात है, आय का अनुपात। सीता की आय कितनी थी? x थी, गीता की आय थी y, यानी 4:3। इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे उनकी व्यय का अनुपात 3/2 है। ठीक है, देखेंगे हम, उसने आय इतनी की है, इनकम इतनी की है, ठीक है, और बचत कितना कर रहा है? 100। हमने आपसे ये कहा कि आपने x रुपए कमा लिए और कुछ पैसे खर्च किए हैं। कुछ पैसे क्या किया? आपकी इनकम की थी x रुपए, हमें नहीं पता कितने रुपए थी, लेकिन आपने कुछ पैसे खर्च किए, इसमें से कुछ पैसे निकाल लिए हैं।
तो आपकी बचत कितनी आ रही है? आपकी बचत जो आ रही है 500 रुपये। हमें नहीं पता आपने कितने खर्च किए हैं। मान लीजिए हमारी इनकम कुछ भी हो, उसमें से हम पैसे खर्च करने के बाद 500 रुपये बचे, हमें नहीं पता कितना खर्च कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जो जो नहीं पता है, इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए। क्या जाएगा? x माइनस का 500। ये क्या आ जाएगा? ये तो हमारा खर्च था। ये क्या था? हमारा खर्च था। तो खर्च आ जाएगा हमारे पास। अब हम व्यय की बात कर रहे हैं। ये क्या था? प्रश्नानुसार आय। आय के लिए ये काम किया था हमने। अब किसके लिए खर्च करने जा रहे हैं? व्यय के लिए। व्यय माने क्या होता है? खर्च होता है व्यय। सीता और गीता का व्यय कितना है? सीता अनुपात गीता। सीता गीता का जो व्यय है हमारे पास, जो खर्च है हमारे पास, वो 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो ध्यान दीजिएगा, सीता ने x रुपए कमाए थे, ये तो हमें पता अच्छे से। कुछ खर्च किया इसने, तो 500 रुपये बचा लिया उसने। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये मासिक बचत कर रहे हैं। ठीक है, तो x कितना, यानी खर्च कितना आ जाएगा? खर्च को इधर ले आइए, 500 को इधर ले आइए। अब सेम गीता के साथ भी हो रहा है। गीता ने y रुपए कमाए हैं, कुछ रुपए इसने भी खर्च किए हैं। हमें नहीं पता कितना खर्च किया, लेकिन कुछ खर्च किया है इसने भी, 500 रुपये बचा लिए। तो इसका खर्च कितना जाएगा? इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। y माइनस का 500 बराबर बराबर खर्च इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, यानी खर्च निकल आया। इसका खर्चा निकल आया। सीता और गीता का जो खर्च था, व्यय था, वो 3:2 था। सीता का खर्च कितना आ रहा है? सीता का खर्च आ रहा है x-5। ये s फॉर सीता के लिए है, ये g फॉर गीता के लिए है। तो ध्यान देंगे, सीता का जो खर्च था वो कितना आ रहा है? x-500, यानी सीता का जो खर्च है x माइनस का 500 अनुपात गीता का जो खर्च था कितना था? y-500। y-500 इज इक्वल टू 3:2। बस फिर से फ्रैक्शन में लिख देंगे, जो अपॉन हो जाएगा। x माइनस का 500 y माइनस का 500 बटे 3/2। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, क्या आ जाएगा? 2x माइनस का 1000 इज इक्वल टू 3y माइनस का 5 नहीं 1500। अब देखेंगे हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हम, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि नहीं काम करेगी। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर, इसे इरेज कर देंगे। इसे हम नोट ध्यान करेंगे कि ये कैसे लिखा हमने। यहाँ पर हमें उसने बचत बता रखा था, तो कुल आय में से खर्चे को माइनस करेंगे तभी तो बचत आएगा, या कुल आय में बचत को माइनस कर दिए खर्चा आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हम इसे थोड़ा अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम 3y को इधर ले आएंगे, 1000 को इधर ले जाएंगे। 2x ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y आ जाएगा। ये माइनस का 1000 इधर आके प्लस का 1000 बन जाएगा। माइनस 1500y चलने दीजिए, क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3y। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या कर लेंगे, माइनस का 500 आ जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि समीकरण संख्या 2 मिल गई हमें। ये समीकरण संख्या 1 है, ये समीकरण संख्या 2 है। सॉल्व करना है। देखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है। यहाँ पर या तो x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू निकालना आसान है हमारे लिए। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपसे क्या कह रहा है? 3x इज इक्वल टू 4y। यहाँ से 4 को नीचे कर देंगे। y की वैल्यू, हम x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू के लिए 4/3 आ जाएगा, y की वैल्यू के लिए 3/4 आ जाएगा। चलिए ठीक है, करते हैं हम। x बराबर क्या आ जाएगा? 4/3y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3y। अब क्या लिखेंगे? x बराबर 4/3y समीकरण 2 में रखेंगे हम। समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 में रखने पर कोई फायदा नहीं मिलेगा।
समीकरण 2 क्या कहता है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 500। ध्यान देंगे यहां पर हम x 2 की जगह 2 लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 4/3y माइनस का 3y चलने दीजिए इक्वल टू माइनस का 500 भी चलने दीजिए। मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या जाएगा 8y अपॉन में 3 माइनस का 3y अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लीजिए इक्वल टू 500। माइनस का चल रहा है, माइनस का चला देंगे इसे हम, इसका इसमें दोनों का आपस में, इसका इसमें करेंगे 8y आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे 3 3 का 9y आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 500। इसका गुणा इसमें करा देंगे, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1500, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1500। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, y इक्वल टू 1500 समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या कहता है समीकरण 1 आपसे, 3x इज इक्वल टू 4y। 3x की जगह 3x, 4 की जगह 4, y की जगह कितना लिख देंगे हम, 1500। 3 से 1500 को काट देंगे, 3 पचे 15, 500 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 ऐसे लिखेंगे, यहाँ कितना जाएगा 500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 को 20, 2000 आ जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, x इज इक्वल टू 5 को 20 यानी 2000 रुपए। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में सीता और गीता की अलग अलग राशि बतानी। अतः सीता x कौन है, x यहाँ पर हम देख रहे सीता है, अतः सीता की आय, रुपए का सिंबल बनाएंगे 2000, एवं गीता की आय, रुपए का सिंबल बनाएंगे 1500 होगी। यहां पर हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने नीचे नीचे लिख दिया, पूरी एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। आपकी मर्जी हो 3x ऐसे लिख दीजिए, 4 का गुणा करा दीजिए, 5 को 60, 2 जीरो और लगा दीजिए, 3 से भाग करेंगे हम, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 3 जीरो ऐसे लिख देंगे। आपकी मर्जी है, कैसे भी कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू इतनी आ गई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। सीता और गीता की आय आ गई हमारे पास। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। ठीक है, देखेंगे हम, समय है हमारे पास, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं उन्हें भी। एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे हम। 700 के ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, 80 अधिक हो। तो 700 को हमें 2 भागों में बांटना है। ठीक है, तो माना पहला भाग बराबर x, दूसरा भाग आपका y है, और क्या कह रहा है कि 2 भागों में बांटना है। अब हमें एक बात पहले अच्छे से पता है कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 700, यानी कि दोनों को अगर 2 भागों में बांटा गया है, दोनों को जोड़ देंगे फिर 700 हो जाएगा। ये तो हमारा पहला समीकरण ऐसे ही मिल गया हमको, जी कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अब क्या कह रहा है आपसे कि एक भाग का 40%, पहला एक भाग क्या x का 40%, दूसरे भाग के 60% से, दूसरा भाग लिख दीजिए, दूसरा भाग क्या है y का 60% से 80 अधिक है। अब कौन 80 अधिक है, अधिक कौन है, ये बात ध्यान देंगे। अधिक कौन है, पहला अधिक है कि दूसरा अधिक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पहला भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक है, यानी पहला भाग अधिक है। फिर से पढ़ेंगे बार बार, पहले भाग का 40%,
पहले भाग का 40% और दूसरे भाग का 60%, पहले भाग का 40% ज़्यादा है। ठीक है, हमने कह रहे क्वेश्चन कह रहा है पहले भाग का कि एक भाग का 40%, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी पहला भाग अधिक है। बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। यानी पहले भाग का 40% क्या है, वो अधिक है। किससे अधिक है? दूसरे भाग के 60% से। यानी कि पहला भाग अधिक है, पहला भाग ये पहले ज्यादा है ना, तो हम इसको ज्यादा कर दें, हम ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने, पहले भाग का 40% अधिक था दूसरे भाग के 60% थे, तो पहला भाग तो पहले ज्यादा है, तो दूसरे भाग को ज्यादा करेंगे तभी ये दोनों इक्वल बनेंगे। या पहले भाग को कम कर दीजिए, यहाँ -80 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, एक्स ऐसे रहेगा, कितना जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 इजिकल टू वाई ऐसे रहेगा, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से जा रहा है, 2 3 6, 2 पंचे 10, प्लस का सी चल रहा है, चलने दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x/5 ये जो हाँ, अब इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 3y/5 इजिकल टू 80 चल रहा है, चलने दीजिए। एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है, एक साथ आ जाएगा, 2x - 3y/5 इजिकल टू 80 आ जाएगा। यहाँ पर इसका इसमें गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3y इजिकल टू 8 × 40, 400 आ जाएगा। समीकरण संख्या 2 मिल गया हमें। बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करना में बहुत अच्छे से आता है। क्या करेंगे अब हम, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमसे क्या कहना चाहता है, x + y = 700, x बराबर क्या आ जाएगा, 700 माइनस का y। ठीक है, x बराबर 700 माइनस का y समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या कह रहा था समीकरण 2, 2x माइनस का 3y इजिकल टू 400, 2 की जगह 2 लिखेंगे, x की जगह 700 माइनस का y लिखेंगे, माइनस का 3y लिख देंगे, इजिकल टू 400 लिख देंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 1400 हो जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा, माइनस का 3y आ जाएगा, इजिकल टू 400 आ जाएगा, 14 माइनस का 5y आ जाएगा, 2 3 5, 5y आ जाएगा, इक्वल टू 400 आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 1400 माइनस का 400 इक्वल टू 5y आ जाएगा, घटा देंगे 1000 आ जाएगा, इक्वल टू 5y, 5 से भाग कर देंगे, y इक्वल टू कितना जाएगा, 5 दूना 10, 200 आ जाएगा। ठीक है, एक भाग हमें मिल गया। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 200 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है आपसे, x + y इक्वल टू 700, x की जगह x लिखेंगे, y की जगह 200 लिख देंगे, इक्वल टू 700 लिखेंगे, इधर जब जाएंगे माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 700 माइनस का 200 कितना जाएगा, x इक्वल टू 500। तो दो भाग हमें निकल आए, पहला भाग क्या है, तो अतः दोनों भाग, क्या बोल रहा है आपसे कि दो भाग, अतः वह दो भाग 500 एवं 200 है। अतः वो भाग कौन से हो जाएंगे, 500 और 200 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक एग्जांपल और बचा हुआ है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 13। तो समय के कम होने के कारण वो एक क्वेश्चन हम आपको हमारे अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आपकी लाइफ के बेस हैं। भले आप 10 दिन में, 20 दिन में, कितने भी दिन में इसे सीख पा रहे हैं, टाइम को कभी भी मायने मत रखिएगा कि नहीं हमने एक क्लास में बता दिया तो आपको एक बार में आ जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी हो सके आप उसे लगाते रहेंगे कंटिन्यू। यही आपकी पढ़ाई का बेस है, यही आपकी लाइफ का बेस है, यही आपके मैथमेटिक्स का बेस है। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, समझिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रयास का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।